हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हेलोजेंस। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की जो शुरुआती डिस्कशन था, मीन्स उनका क्लासिफिकेशन क्या है और सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है और उस नेचर की वजह से बॉन्ड लेंथ पर या बॉन्ड एंथैल्पी पर या फिर डाइपोल मोमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ग्रुप को हम हटाते हैं और उसकी जगह पर हम दूसरे ग्रुप को लगाते हैं। जो इस तरह की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है या इस तरह की रिएक्शंस जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो जो ग्रुप को रिप्लेस करे और उसकी जगह पर खुद अपने आप को प्लेस करे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इनकी टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट हम लोगों को दो टाइप्स डिटेल में और एक टाइप थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करना है। SN1 SN2 ज़्यादातर यही पूछा जाता है, और एक और टाइप है जो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसका नाम है SNI रिएक्शन। तो हम लोगों ने SN1 रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। There are two types of nucleophilic substitution reaction on the basis of mechanism. The first one is SN1 and second is SN2. SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले नंबर पर तो इसका पूरा नाम आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक शब्द आ रहा है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब हुआ कि अभी हम रिएक्शन लिखेंगे जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होगी, मगर उस रिएक्शन की खास बात ये होगी कि उसमें जो रिएक्शन का जो रेट है, मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। मतलब एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर वो डिपेंड करेगी, दूसरे रिएक्टेंट पर वो रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, या आगे चल करके हम लोग देखेंगे दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जब हम रेट लॉ लिखेंगे तब हम क्या देखेंगे, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट आता है। बट फिलहाल यूनिमोलिकुलर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। मींस जो रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन के लिए देखो, ये हमारे पास एक लिखा है, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, जिसकी रिएक्शन हमने एक न्यूक्लियोफाइल से कराई है जो कि OH माइनस है। और यहाँ हमने देखा कि Br ग्रुप हट गया, उसकी जगह पे OH ग्रुप आ गया, सो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें सब्स्टिट्यूशन किसने किया है, OH माइनस ने, जो कि खुद एक क्या था, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो लिखा है देयर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन SN1 रिएक्शन। अब ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, हम स्टेप बाय स्टेप इनको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। बट 2 मिनट के लिए मानो कि ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, SN1 रिएक्शन है। अगर ये SN1 रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन बना होगा उस पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, मींस न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकेंड स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसमें ब्रोमीन और कार्बन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का। और क्लीवेज होने के बाद आप देखोगे कि ये कार्बोकैटायन बन गया और Br माइनस आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हमारे फर्स्ट स्टेप में होता है। लिखा भी है देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन एटम्स in the carbon halogen bond. Thus, after the carbon halogen bond breakage, a carbocation and a halide ions are formed. ये जो halide ion बन गया, ये जो halide ion बन गया, ये पोलर सॉल्वेंट जो है वो उसको ट्रैप कर लेंगे। इट मीन्स उसको सॉल्वेटेड कर देंगे और उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लिखा भी है द हैलाइड आयन इज स्टेबलाइज बाय सॉल्वेशन। ठीक है, द एनर्जी released during the solvation is utilized for breaking the carbon halogen bond. मीन्स यहाँ पर समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जब हम SN1 रिएक्शन को पढ़ते हैं, मीन्स अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हमसे पूछा जाए कि क्या ये SN1 है, क्या ये SN2 है, अगर SN1 है तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन है तो SN1 ही क्यों है, या कंडीशंस हमने डेवलप करी तो हम कैसे कहेंगे कि ये SN1 है, SN2 है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में पूरी होगी। बिल्कुल जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड दिमाग में रख लीजिए कि जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में पूरी होने वाली है। जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें बनेगा कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जब बनेगा तो इट मीन्स कि अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब अगर कोई भी हेलो एल्केन्स में हेलोजन और कार्बन के बीच का जो CX बॉन्ड है अगर वो ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। अब अगर कोई हेलो एल्केन्स है जो स्टेबल कार्बोकैटायंस बना रही है तो वो कार्बोकैटायंस बनेगा। इट मीन्स कि अगर हमारे पास 2-4 हेलाइड्स दिए हुए हैं, हेलो एल्केन्स दिए हुए हैं, और हमसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स गिव SN1 रिएक्शन, तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेंगे कि अगर कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो कार्बोकैटायन बनेगा उन कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा, SN1 का रास्ता चुनेगा, मीन्स वो SN1 रिएक्शन को शो करेगा। अब कार्बोकैटायन बनना ये अकेली कंडीशन नहीं होती है कि हमने केवल कार्बोकैटायन देखा और हम तुरंत डिसीजन लेने लगे कि ये तो SN1 रिएक्शन है, ऐसा नहीं होता है। कार्बोकैटायन के साथ साथ हमें और भी कुछ फैक्टर्स का ध्यान दिमाग में रखना होता है। उसमें एक फैक्टर होता है कि हमने सॉल्वेंट किस टाइप का यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे वाटर हुआ, जैसे एल्कोहल हुआ, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है SN1 रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन, ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग होने की वजह से कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, स्टेबल होगा तो ये बनेगा, बट कार्बोकैटायन के साथ में क्या बन रहा है, हैलाइड आयन बन रहा है ना। अगर इस हैलाइड आयन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, जब इस हैलाइड आयन के चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा, सॉल्वेंट इकट्ठा हो जाएगा, मीन्स इस हैलाइड आयन का क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन हो जाएगा तो इस हैलाइड आयन को स्टेबिलिटी मिलेगी, और स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स कार्बोकैटायंस बनेगा, और कार्बोकैटायंस जब भी बनेगा तो SN1 रिएक्शन को होना पड़ेगा। मीन्स SN1 रिएक्शन के लिए पहले ही प्राइमरी कंडीशन है कि 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कैसे बनता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई कार्बोकैटायन फॉर्म। और कार्बोकैटायन बन गया और ये जो हैलाइड आयन है वो सॉल्वेटेड हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के सॉल्वेशन की वजह से, और कार्बोकैटायन फिर ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। ये फर्स्ट स्टेप है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो कार्बोकैटायन है बेसिकली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होता है, sp2 होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ट्राइगोनल प्लेनर है और अटैक हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा और जुड़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अटैक फ्रंट साइड से होगा, बैक साइड से होगा, हम आगे बात करते हैं, बट फिलहाल स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बोकैटायन से जुड़ता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से 2 स्टेप होते हैं। सेकंड स्टेप में लिखा है द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकैटायन रेडिली एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से जो कार्बोकैटायन बना था उस पर OH- न्यूक्लियोफाइल था, उसका अटैक होगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो आगे जो SN1 जो मैकेनिज्म है लिखा है ना, SN1 मैकेनिज्म। अब जब हम SN1 मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, मैकेनिज्म का मतलब है कि जो स्टेप्स हमने लिखे हैं उसमें से कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बदलें तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब बातों को भी हमें देखना होता है। तो अगर हम SN1 की मैकेनिज्म लिखें तो देखो क्या लिखा है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट
is the slowest step and the reaction on which the rate of reaction depends. सबसे पहले आप एक टर्म सीखिए जिसको लिखा हुआ है बोर्ड पर RDS, ठीक है, लिखा हुआ है ना RDS, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स का मतलब होता है ऐसा स्टेप जो रेट को डिटरमाइन करे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रेट को डिटरमाइन करें, इसको समझने के लिए मैं पहले थोड़ा सा आगे की स्लाइड सिखाता हूं। आप ऐसा समझो, हमारे पास ये ऊपर का एक बाउल है जिसमें हमने सैंड को भर दिया है। अब इस सैंड को हमें दूसरे बाउल में लाना है, फिर दूसरे बाउल के बाद तीसरे बाउल में लाना है, और तीसरे बाउल के बाद फिर फाइनली नीचे लाना है। मतलब सैंड को अगर हम ऊपर से कहाँ लाना चाहते हैं, सबसे आखिरी वाले में लाना चाहते हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचो, यहाँ जो होल है, छिद्र है, ठीक है, ये होल काफी सकरा है, पतला होल है, और ये जो होल है ये देखो थोड़ा चौड़ा है, बड़ा है, और ये वाला होल भी देखो काफी बड़ा है। तो आप बताओ, जो बालू ऊपर से नीचे गिरेगी उसकी स्पीड किस बात पे डिपेंड करेगी? इस गोले की छिद्र पर डिपेंड करेगी? आप बोलोगे नहीं करेगी। इस गोले के छिद्र पर करेगी? बोलोगे नहीं करेगी। अगर ये वाला छिद्र हम छोटा कर रहे हैं तो स्पीड धीमी हो जाएगी, ये वाला छिद्र अगर हम बड़ा कर रहे हैं तो स्पीड बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब छिद्र तो हमारे पास 4 हैं, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 है, मगर सैंड को या सैंड की स्पीड को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये जो हमारा होल है इसका जो रेडियस है वही डिसाइड करेगा। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये वाले स्टेप्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स नहीं है, क्योंकि ये रेट को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी रिएक्शंस होती है। अब जैसे 2 मिनट के लिए यहाँ देखो, अगले में ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, अगर तीनों बराबर है, तीनों की रेडियस बराबर है, तो जो सैंड है वो नीचे फटाफट चली आएगी। तीनों का रेट मतलब तीनों का जो रेडियस है वो बराबर है। इट मींस कोई भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, या कहें तो सभी के सभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, या तो ऐसा कह सकते हो आप। तो यहां पर जहां पर कोई भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, या कहें तो जितने स्टेप है सभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हैं, ये चीज अभी हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। हमारे लिए जो फ्रूटफुल चीज है वो ये है कि अगर कई स्टेप हैं तो उनमें से अगर एक स्टेप ऐसा है जो रेट को डिसाइड करता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बदलने की वजह से रेट बदल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे SN1 की मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। तो अपन लोगों को पता है ना कि SN1 की जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो 2 स्टेप होते हैं। इन दोनों स्टेप में जो पहला स्टेप है, मींस जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, वो स्टेप स्लो होता है, वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और उस स्टेप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल रहता है, या मॉलिक्यूल इन द सेंस एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और इसी मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन को बदलने से हम रिएक्शन का रेट बदलता हुआ देखते हैं। इसलिए हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। आई थिंक नाम पता होगा, SN1 का नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जब हम लिखेंगे तो उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट वेरी करेगा, बदलेगा, इसलिए हम उसे यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन। जो सबसे धीमा स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। और उसी स्टेप पर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है। आगे लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रिवर्सिबल स्टेप एंड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द SN1 मैकेनिज्म। जो फर्स्ट स्टेप है कार्बोकैटायन का बनना, जो कि रिवर्सिबल है, और यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
SN1 रिएक्शन के लिए। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को मैंने समझा तो दिया है, क्या लिखा हुआ है उसको देखो आप। द रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ द सैंड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लास्क टू द लास्ट फ्लास्क विल डिपेंड्स ऑन द स्मॉलेस्ट orifice. In this case, the radius of the first orifice is the smallest, making the rate determining step, and the other two have 2r radii. Meaning यही हुआ, ये ओरिफाई का मतलब, ओरिफाइस का मतलब होता है रेडियस या छिद्र। जो छिद्र है वो अगर छोटा होगा तो यही डिसाइड करेगा, जो फर्स्ट फ्लास्क है उसी का जो ओरिफाइस है, उसी का जो छिद्र है, उसी के साइज से रेट डिसाइड होगा। नीचे के जो रेडियस हैं उससे रेट डिसाइड नहीं होगा। 2 मिनट के लिए सोचो, अगर ये ऊपर वाला जो होल है वो बड़ा होता और ये दूसरा का होल सकरा होता, छोटा होता, और तीसरा होल फिर बड़ा होता, तो आप बताओ सारी सैंड आती है और बीच में भर जाती है और फिर बीच वाले से धीरे धीरे निकलती रहती। तो आप बताओ ये सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग। मीनिंग समझ रहे हो ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऐसा नहीं है कि पहला ही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। ऊपर वाला आप रेडियस बड़ा कर देते, नीचे वाला छोटा कर देते, तो ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग हो जाता। तो लिखा हुआ है वही नैरो ओपनिंग नैरो ओपनिंग यह होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये लार्ज ओपनिंग ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सारे के सारे बराबर हैं, तो लिखा है ना नो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और ऑल द स्टेप्स आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। या तो कोई भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, या तो ऐसा बोलो, या फिर ऐसा बोलो कि सभी स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। खैर, अब जब हम रेट को ऑब्जर्व करते हैं, चूंकि हमने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन तो 2 स्टेप में होती है, और जो पहला स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो वाला, तो हम लोग फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं किसका, एल्किल हैलाइड का, और फिर देखते हैं कि रिएक्शन के रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखो हमने ग्राफ बनाया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हमने एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, और यहाँ पर वाई एक्सेस पर हमने क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिया, तो हमने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो जो रेट है वो बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया तो रेट और बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया तो रेट और बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया तो रेट और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रहा है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, एल्किल हैलाइड का हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रेट भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, और इसकी पावर प्रैक्टिकली क्या पाई गई, 1। मीन्स प्रैक्टिकली 1 पाई गई। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि 1 कब आती है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, रेट डबल हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम कर दें तो रेट भी 4 टाइम हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन को 6 टाइम कर दें तो रेट भी 6 टाइम हो जाए। इस तरह का अगर चेंजेस देखने के लिए मिलता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 1 होती है। तो ये चीज़ यहाँ देखने के लिए मिली। लिखा है देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो केवल और केवल हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता है, एंड इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट। देखो लिखा भी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड की पावर 1 या एल्किल हैलाइड कंसेंट्रेशन की पावर 1। लिखा है, दिस ग्राफ इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द concentration of alkyl halide keeping the concentration of nucleophile constant। जब न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट किया, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदला, केवल हमने एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बदला और रेट ऑफ रिएक्शन को चेक किया, तो हमने क्या देखा कि ये एक ग्राफ मिल रहा है, जो ग्राफ हमें बताता है कि एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बदलता जाएगा, और इस तरह से बदलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू Rx की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या आएगा, ये पाया गया। अब कुछ लोगों ने कहा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है, ऐसे कैसे कह दिया। तो जब आपको बिलीव नहीं है तो अब हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिया। हमने क्या किया,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बदला, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने बदला मतलब एक्स एक्स एक्सिस जो है उस पर हम न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को रख दिया, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या रख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को। और हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बदला, रेट कुछ आया, फिर थोड़ा और बदला, रेट वही आया, फिर थोड़ा और बदला, रेट वही आया, थोड़ा और बदला तो रेट वही आया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भले बदल रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है, इस ग्राफ से पता चला कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन चेंज का हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। केवल एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है, ऐसा हम लोगों ने देखा। देखो लिखा भी है, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to nucleophile की पावर 0, that means independent of the concentration of nucleophile। लिखा है this graph is observed when we rate the reaction is plotted against the concentration of nucleophile keeping the concentration of substrate constant। हेलो एल्केन का जो concentration है वो हमने पहले constant लिया, फिर हमने न्यूक्लियोफाइल का concentration बदला और देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो डिसाइड किया हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू NU की पावर 0 है, मींस न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और जब दोनों स्टेप्स को हमने कंबाइन करके इसका रेट लॉ लिखा तो हमने क्या देखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू RX की पावर 1 एंड NU की पावर 0। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आएगा, 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल पर इसका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड हो रहा है। सो इट इज़ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको कितनी बातें याद रखनी है, सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो हेलो एल्केन है वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SN रिएक्शन। अब SN रिएक्शन को हम लोगों ने दो भागों में पढ़ना है, SN1 और SN2। अभी SNI के बारे में बताएंगे तब बता देंगे। SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा, SN1 का पूरा नाम क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि ये 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है जो कार्बोकैटायन बना उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसलिए जितना इजीली कार्बोकैटायन बनेगा उतना इजीली SN1 रिएक्शन को शो करेगा एल्किल हैलाइड। दूसरी चीज, इसमें हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था वो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज किया था। क्यों, क्योंकि अगर हम पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो हैलाइड आयन बन रहा था वो सॉल्वेटेड हो जाएगा और उस सॉल्वेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो कार्बन हैलोजन के बॉन्ड के ब्रेकिंग में हेल्प करेगी। इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा एल्किल हैलाइड लेना चाहिए जो स्टेबल कार्बोकैटायन दे, हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जो हैलाइड आयन को बेहतर सॉल्वेशन प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज कर सके। इस तरह की बातें यहाँ आनी चाहिए। हमने जब इसका ऑब्जर्वेशन लिया हमने देखा कि ये जो 2 स्टेप की रिएक्शन है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है मींस कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो इस रेट ऑफ रिएक्शन में किस बात पर ये डिपेंड करता है। तो हमने डिसाइड, हमारा जो डिसीजन हुआ वो ये हुआ कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये केवल एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती है। इसको हमने प्रैक्टिकली ग्राफ बना करके प्रूव किया कि हाँ रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन चेंज का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
इस तरह से हमने SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया और फाइनली जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका इक्वेशन लिखा। तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Rx की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 एंड Nu की पावर 0, दैट इज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमने SN1 रिएक्शन में देख लिया। अब देखते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। हमने आपको अभी बताया कि कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बनता है और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही फ्रिक्वेंटली SN1 रिएक्शन होगी। तो लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी के बाद नंबर आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और उससे कम स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन और उससे भी कम स्टेबल होते हैं मेथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आपको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज। जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन? SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब अगर हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, हमसे पूछा गया है कि कौन SN1 रिएक्शन को शो करेगा, तो हम नंबर 1 पर यही देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन चारों में बनेगा। जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो SN1 रिएक्शन को शो करेगा। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन गवर्न द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो, आपको समझाने के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। अब आप बताओ, अगर ये वाला Cl टूट गया तो ये बनेगा मेथिल कार्बोकैटायन, ये वाला Cl टूट गया तो ये बनेगा एथिल कार्बोकैटायन, अगर ये वाला Cl टूट गया तो ये बनेगा आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, और ये वाला टूट गया तो ये बनेगा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब आप बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? तो कहोगे टर्सरी ब्यूटिल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये मेथिल कार्बोकैटायन है। स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यही जो हेलो एल्केन है ये कौन सी रिएक्शन को शो करेगा? SN1 रिएक्शन को सबसे फास्ट शो करेगा। तो सबसे फास्ट कौन शो करेगा? D। उसके बाद किसका नंबर आएगा? C। उसके बाद किसका नंबर आएगा? B। और सबसे स्लोएस्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा? A। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये Br टूट गया तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा वो 1 डिग्री होगा। अगर यहाँ से Br टूट गया तो यहाँ जो प्लस चार्ज होगा वो कौन सा होगा? 3 डिग्री। यहाँ जो Br टूट गया, यहाँ जो कार्बोकैटायन होगा वो 2 डिग्री होगा, और यहाँ जो Br टूट गया, यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो भी कैसा होगा? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो यही वो हेलो एल्केन है जो कौन सी रिएक्शन को शो करेगा? SN1 रिएक्शन को शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, इस बात को डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है। उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड का नेचर होता है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये कुल 4 तरह के फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है। मतलब इन चारों बातों पर SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। अब देखते हैं एक एक करके सारे फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। आपको हमने बताया कि एल्किल हैलाइड वो भी होते हैं जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाते हैं, एल्किल हैलाइड वो भी होते हैं जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाते हैं, एल्किल हैलाइड वो भी होते हैं जो टर्सरी कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो आप बताओ कौन SN1 रिएक्शन देगा? तो कहोगे सर जो टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा वो हमारे SN1 रिएक्शन को शो करेगा। मतलब टर्शरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देंगे। उससे स्लो कौन देगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। उससे स्लो कौन देगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और सबसे स्लो कौन देगा? मेथिल हैलाइड। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन है, SN1 देगा। उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देगा, उसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड देगा, और उसके बाद मेथिल एल्किल हैलाइड देगा। उसके बाद है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों
नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में समझो, वैसे तो SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है SN1 रिएक्शन का रेट। ये आपने SN1 रिएक्शन में शुरुआत में ही पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन वो होती है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मगर न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मगर फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियोफाइल हमें लेना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो नो डाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उस न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, मगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने से हो सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3CH3CL ये हमारे पास है। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी? ETONA से, सोडियम एथॉक्साइड से करा दी, एक स्ट्रॉन्ग बेस से करा दी, या थोड़ा ETONA से मत कराओ, आप इसकी जगह NaNH2 से करा दो, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे रहे हैं? NaNH2 सोडामाइड के साथ करा दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने इसकी ये रिएक्शन करा दी। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हमने रिएक्शन करा दी तो Cl हट जाएगा, NH2 आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि Cl यहां से हटे और बगल से H हट जाए, दैट मीन्स डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन हो सकती है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मेन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, वो तो हो ही सकती है, हो सकता है वहां कोई साइड रिएक्शन भी होने लगे अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लें। इसलिए हमें न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूक्लियोफाइल या नहीं लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना चाहिए, हमें मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए। तो हमारी SN1 रिएक्शन जो है वो आसानी से होने लगेगी। यही बात इसमें लिखी हुई है, लिखा है द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 reaction, that is rate of reaction is independent of concentration of nucleophile. However, a strong nucleophile may lead to side reaction, so weak and moderate nucleophiles are preferred. इसलिए हमें weak और moderate nucleophile को लेना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं KOH, ROH, ये weak या moderate nucleophiles हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमें वीक या मॉडरेट लेना चाहिए और एल्किल हैलाइड हमें ऐसा लेना चाहिए जो स्टेबल कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन कर सके। तो SN1 रिएक्शन में ये दो कारक तो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हमने आपको बताया सॉल्वेंट हमें लेना चाहिए पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो हैलाइड आयन को सॉल्वेट कर सकता है, और हैलाइड आयन का जितना अच्छा सॉल्वेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही फ्रीक्वेंटली CX बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन बनने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी और SN1 रिएक्शन शो होने लगेगी। तो लिखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट द हैलाइड आयन फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, ड्यू टू द सॉल्वेशन एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज्ड टू ब्रेक CX बॉन्ड, देयरफॉर अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके बेस्ट एग्जांपल है वाटर, अल्कोहल, ये एग्जांपल्स हमें लेने होंगे। तो हम देखेंगे कि SN1 रिएक्शंस हमारी होती हुई दिखेगी। लीविंग ग्रुप के बारे में आपको बता दें कि लीविंग ग्रुप बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। और बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है? जो वीक बेस होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है, और बेटर लीविंग ग्रुप होगा तो हेटेरोटिक क्लीवेज आसानी से होगा और कार्बोकैटायन आसानी से बन जाएगा। तो लिखा है इट इज अ ग्रुप दैट लीव द सबस्ट्रेट विथ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज। पुअर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप्स। जो पुअर बेस होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप्स होते हैं, और जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना बढ़िया कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होगा और उतना ही बढ़िया SN1 रिएक्शन शो होगा। तो आप बताओ SN1 रिएक्शंस के लिए आपने कंडीशंस क्या पढ़ी? आप बोलोगे ऐसा एल्किल हैलाइड हमें लेना होगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन दे, नंबर 1। दूसरी बात आप क्या बोलोगे कि हमें न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना चाहिए, वीक या मॉडरेट?
जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक हो या फिर मॉडरेट हो, ठीक है। तीसरी बात आपने क्या देखी कि हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करना है। और चौथी बात याद करी कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब आसानी से निकलने वाला ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि जितना आसानी से ग्रुप निकलेगा उतनी ही आसानी से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स थे जिन पर SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है। हमें लगता है SN1 रिएक्शन के फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर लीविंग ग्रुप। अब देखो आपने क्या चीज सीखी कि जो पुअर बेस होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है। तो आप बच्चों यहां देखो, ये हमारे पास है H2O। अब आप बताओ H2O H प्लस अगर रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? OH माइनस, यही बनेगा ना। तो आप बताओ H2O क्या होता है? वीक एसिड होता है। वीक एसिड होता है, H2O वीक एसिड है, H प्लस रिमूव कर रहा है ना, तो H2O हमारा वीक एसिड है। तो अगर ये एसिड वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, देखो ये अगर एसिड है तो H प्लस निकलने के बाद जो बनेगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस। तो आप खुद से बताओ ये कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा? वीक होगा। तो आप खुद से बताओ H2O को हम क्या बोलते हैं कि ये वीक एसिड है, वीक बेस, एम्फोटरिक नेचर का होता है ना, तो ये वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है। 2 मिनट के लिए अगर H2O से हम H प्लस निकाल दें तो चूंकि H2O वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है और H2O वीक बेस है। और आपको पता है जो वीक बेस होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है। ये आपने जस्ट अभी इससे पहले वाले स्लाइड में लिखा है पुअर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप। जो पुअर बेस होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो आप बताओ इन दोनों से क्या डिसाइड हुआ कि H2O जो है वो वीक बेस है, सो इट इज़ अ बेटर लीविंग ग्रुप। इन दोनों में चॉइस किसकी होगी? H2O की। ये बेटर लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और ज़्यादा अच्छे से अगर आप आंसर को एलेबोरेट करके सीखना चाहते हो तो मैं स्लाइड्स को डिटेल में भी बता सकता हूँ, बट नो नीड, ज़रूरत नहीं है खैर उसकी। तो आप इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद से बताओ कमेंट द लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन हैलाइड्स। अब आप बताओ इन चारों में, कहोगे ये सब लिविंग ग्रुप है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। आप ऐसा देखो, ये है HF, ये है HCl, ये है HBr और ये है HI। आप बताओ सारे के सारे एसिड है ना? अगर ये एसिड हैं तो इससे H प्लस निकलने के बाद जो F माइनस बनेगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस, यही होगा। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? Cl माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? Br माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? I माइनस। अब आप बताओ इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HI। इन चारों में HI क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ये जो I माइनस होगा ये क्या होगा? पुअर कॉन्जुगेट बेस। सबसे पुअर कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? I माइनस। उससे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? Br माइनस। उससे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? Cl माइनस। उससे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? F माइनस। तो आप बताओ पुअर कॉन्जुगेट बेस अगर होगा तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो आप बताओ आपसे अगर पूछे कि लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है तो आप बोलोगे I माइनस। I माइनस के बाद कौन सा है? Br माइनस। के बाद कौन सा है? Cl माइनस। के बाद कौन सा है? F माइनस। बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हमने आपसे पूछा था कि इन चारों में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो कहोगे लिविंग ग्रुप के बारे में तो आप केवल इतना ही तो जानते हो कि अगर पुअर बेस है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। अब पहले पुअर बेस है तो बेस तो समझो, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग एसिड बना लो। I से HI, Br से HBr, Cl से HCl, F से HF। आपको पता चल गया ये एसिड है। अब ये एसिड अगर H प्लस रिमूव करेंगे तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ना कॉन्जुगेट बेस। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये क्या है? बेस हैं। अब ये बेस हैं, इट मीन्स ये सब लिविंग ग्रुप हैं। अब अगर ये लिविंग ग्रुप है तो जो बेस पुअर बेस होगा, आपको ये पुअर बेस कैसे पता चलेगा? तो आपको मैंने क्या रूल सिखाया कि अगर वीक एसिड है
तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस पुअर होगा। तो आप बताओ इन चारों में सबसे पुअर एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा है, HF। तो इसका जो बेस होगा F माइनस वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये पुअर लिविंग ग्रुप है। HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए I माइनस क्या होगा, पुअर कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये पुअर बेस है इसलिए सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, I माइनस के बाद Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें और वो भी SN1 रिएक्शन की, तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखने के लिए मिलती है कि अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड है और उस एल्किल हैलाइड में किरिल कार्बन है, तो जब फर्स्ट स्टेप होगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन बन गया, उस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक की दो पॉसिबिलिटी होती हैं, फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक। क्यों? क्योंकि वो प्लेनर स्ट्रक्चर का है। तो जब दो तरह की पॉसिबिलिटी होंगी तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब वो दो तरह के प्रोडक्ट्स एक दूसरे की क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मीन्स वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। और इस तरह की अगर सिचुएशंस देखने के लिए मिलती है, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में आपको एक बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले अगर हमारा जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है, स्पेशली वो कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच है, अगर वो किरिल कार्बन है तो कार्बोकैटायन जो बनेगा उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से जो स्टेप नंबर सेकंड में अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो बोथ साइड अटैक होने की वजह से दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। जो दो कंपाउंड्स बनेंगे वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, दैट इज इनेंशियोमर्स होंगे, और इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा और दो तरह के हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे। यही सब स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक तरफ से देखो, फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएगी। इन द फर्स्ट स्टेप द कार्बोकैटायन इज फॉर्म व्हेन द लीविंग ग्रुप leaves from the alkyl halide. The form carbocation has the triangular planar geometry. In the second step, the attack of nucleophile can be happen from either side of the plane of carbocation. As a result, two optical isomer of the final products are formed. Examples में क्या लिखा है, when the bromide leaves two bromobutanes, the secondary carbocations इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ये हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन का एग्जाम्पल है। इसमें ब्रोमीन का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है और ये कार्बोकैटायंस का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो कार्बोकैटायन है, ये देखो, ये जो कार्बन है ये किरिल कार्बन है, ठीक है, किरिल कार्बन था, ये वाला कार्बन किरिल कार्बन था। मीन्स ये जो हमारा एल्किल हैलाइड था ये ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव था। इससे जो कार्बोकैटायन बना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। और जो स्टेप नंबर सेकंड है, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, स्टेप नंबर सेकंड है कि जो OH माइनस है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और OH माइनस जो है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ये और एक ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं इसमें से देखो एक प्रोडक्ट प्लस है एक माइनस है। इसका मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। कोई भी चीज़ मिल सकती है, ये R होगा तो ये S होगा। इस तरह से दोनों ऑलमोस्ट 50-50% हमको मिलेंगे। और जब दोनों प्रोडक्ट्स बराबर मात्रा में रहते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन हमें ऑब्टेन होता है अगर हम इस तरह की रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो आगे लिखा है, इन द नेक्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस अटैक द कार्बोकैटायन टू फॉर्म the front and back side. Two optical isomers of 2 butane 2-ol are formed. One rotates the plane polarized light in clockwise manner and the other rotates the plane polarized light in the anti-clockwise manner. Both the isomers are formed in equimolar proportion. दोनों बराबर मात्रा में हमारे बनते हैं और ऐसे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। लिखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री in nucleophilic substitution reaction
arises ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किरल कार्बन इन कंपाउंड्स। ध्यान रखना, अगर किरल कार्बन ना होता तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं उठता था, वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं था। लिखा है द साइड फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग इज कॉल्ड फ्रंट साइड एंड द साइड अपोजिट टू द रियर साइड और बैक साइड। ठीक है, इस तरह के जो डायग्राम बने रहते हैं, आपको पता है वेज डेस स्ट्रक्चर्स मैंने सिखाए हुए हैं। तो ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कायरल कार्बन। आपको पता है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कायरल कार्बन क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि जब हम SN1 रिएक्शन देख रहे हैं तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है कि फ्रंट साइड अटैक से एक आइसोमर बनेगा और बैक साइड अटैक से दूसरा आइसोमर बनेगा, जो एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो मिरर इमेज को समझने के लिए, आइसोमर्स को, ऑप्टिकल आइसोमर्स को और बेटर समझने के लिए आप 2 मिनट के लिए स्लाइड को थोड़ा सा देखें, आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो लिखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। देखो रिटेंशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ग्रुप लगा था उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट ग्रुप लग जाए। मतलब रिटेंशन का मतलब है अगर डी था रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी क्या है, डी। अगर हमारा सबस्ट्रेट एल था तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाए, एल। मतलब रिटेंशन का मतलब है कोई भी चेंज कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होना चाहिए। इन्वर्जन का मतलब है डी था तो एल हो गया, एल था तो डी हो गया। और रेसिमाइजेशन का मतलब है कि डी हो चाहे एल हो, जो बनेगा वो 50% डी होगा और 50% एल होगा। मैटर समझ गया ना? तो जो कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन में 3 तरह की सिचुएशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, देखिए रिटेंशन में क्या होता है, मैंने आपको समझा तो दिया ही है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड एट द सेम साइट एज द लीविंग ग्रुप। देखो यहाँ लीविंग ग्रुप X था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस X की जगह पे आया है, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा, तो यहाँ पर बोलते हैं रिटेंशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, ये जो X ग्रुप है ये अगर इस साइड में लगा हुआ है तो इसके अपोजिट साइड में Y जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन। लिखा है व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड एट द अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप ये X है, इसके अपोजिट साइड में अगर Y जाएगा तब हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अगर R था तो S हो गया, S था तो R हो गया, या D था तो L हो गया, L था तो D हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए रेसिमाइजेशन में क्या होता है। रेसिमाइजेशन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लीविंग ग्रुप के साइड में भी जाता है और बैक साइड में भी जाता है। मतलब फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक दोनों होता है, तो 50% आपका रिटेंशन रहेगा और 50% क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक आर होगा, एक एस होगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। और जब ये 50% बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड इज accompanied by racemization as shown in example। तो आप याद रखिए कि SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता ही होता है। अब कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स पहले देख लो। देखो लिखा है द न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस अटैक द कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक साइड, so 2 optical isomers of 2 butanols are formed in equimolar proportions, thus we get racemic mixture। आपको पता है कि ये जो 2 ब्रोमोब्यूटेन हमने लिया था उसके हेटेरोलिटिक क्लीवेज से कार्बोकेटाइन बना था। इस पर जो OH माइनस का अटैक है ये बैक साइड से भी हो रहा है और फ्रंट साइड से भी हो रहा है, तो इससे एक आपको माइनस और एक आपको प्लस दोनों बनेगा। मीन्स एक D और एक L 50-50% आपके बनेंगे
ऑलमोस्ट, और इस तरह से आपका रेसमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर याद रखिए रेसमाइजेशन 100% नहीं होता है। अब 100% रेसमाइजेशन का मतलब समझिए, जैसे ये कार्बोकेटाइन है, इस पर हम फ्रंट साइड अटैक करेंगे, बैक साइड अटैक करेंगे, तो 50% डी बनेगा, 50% एल बनेगा, ये बात तो सही है। मगर एक्चुअली 50-50% नहीं बनता है। एक में अगर 51% बनेगा तो एक हो सकता है 49% बने। अब वो कौन सा 51% बनेगा, कौन सा 49% बनेगा, इसके लिए आप समझिए। यहाँ पे देखो, ये हमारा था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में ये हेलो ग्रुप है, मान लिया ये Cl है और ये कार्बन है, इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये माइनस आया, ये प्लस बना। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब एक्चुअली ये माइनस जो है वो इस प्लस से अट्रैक्ट भी तो होता है, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लगता है। तो ये जो माइनस है, ये ग्रुप हट के एकदम दूर नहीं हो जाता, बल्कि इस प्लस के आसपास रहता है। ये भाई हेटेरोलिटिक क्लीवेज जरूर हो गया, मगर ये प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर नहीं हुए, ये इनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहेगा, ये एक दूसरे के पास रहेंगे। तो जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक करेगा। तो जहां फ्रंट साइड से अगर अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से अटैक करने के लिए उसको इस Cl माइनस का रिपल्शन झेलना पड़ेगा। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पर बैक साइड से क्या होगा, कोई रिपल्शन नहीं है, किसी भी तरह का आयन मौजूद नहीं है। तो जो इन्वर्जन है या इन्वर्टेड जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। तो रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर हमारा रेसिमाइजेशन 100% नहीं होगा, बल्कि पार्शियल रेसिमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ये SN1 रिएक्शन की खास बात है। देखो यहीं लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली वी गेट अ स्लाइट हायर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट का थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा हमको मिलता है in SN1 reaction. So here, as the leaving group leaves the molecule, a carbocation is formed. Although the leaving group leaves the molecule, it still remains present in vicinity of the carbocation due to the attraction between the opposite charges of the carbocation and the leaving group. As a result, as an intimate ion pair is formed as shown, the formed carbocation has the trigonal planar geometry. The attack of the nucleophile on the carbocation can happen from the either same or opposite side of leaving group, but an attack from the opposite side of leaving group is more favorable here due to the repulsion with the leaving group from front side. तो आप देखो, ये बैक साइड अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है। फ्रंट साइड अटैक में ये Cl माइनस, ये जो कि दूर नहीं गया था, इसके आसपास था, उससे इसको रिपल्शन झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फ्रंट साइड प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बनेगा, बैक साइड प्रोडक्ट मीन्स इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर पार्शियल रेसिमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। यही बात लिखी हुई है, यही बात डायग्राम से भी समझाई है, और यही बात आपने डिटेल में मैंने पहले समझा दी थी। ठीक है, अब देखो, सो द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज मोस्टली फेवर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, thus the inversion of configuration is more than retention that leads partial racemization। बच्चों याद रखना, इसमें partial racemization देखने के लिए मिलता है। inversion of configuration more than 50% and retention in configuration is less than 50%। ये exactly 50-50% नहीं होता है, एक 50 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एक 50 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पर हमें पार्शियल रेसिमाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अब देखो, एक क्वेश्चन है, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज 100% रेसिमाइजेशन, 100% इन्वर्जन, 100% रिटेंशन। ये तीनों गलत हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लिखा है इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। ये आंसर करेक्ट है SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो बच्चों SN1 रिएक्शन आपका समझ में आ गया होगा। अब SN1 से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब बच्चों देखो,
यहाँ पर आपको डाईफिनाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मिथाइल फिनाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा, यहाँ पर बेंजिल कार्बोकेटाइन मिलेगा, और यहाँ पर आपको डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। देखो इससे जब Br निकल जाएगा तो एक C6H5, दूसरा C6H5 और तीसरा मिथाइल ग्रुप रहेगा। मतलब यहां Br के निकलने से ये कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां पर Br निकलने से ये कार्बोकेटाइन बनेगा। आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काफ़ी बार काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं मैं। यहां पर Br निकलने से कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा और यहां पर आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला था। तो आप खुद से देखो, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला है। तो ये जो C है, ये वाला कंपाउंड जो है वो SN1 रिएक्शन को शो करेगा। हमारा आंसर होगा C। नेक्स्ट देखो, आंसर C है। लिखा है फॉर I माइनस Cl माइनस Br माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आप बच्चों I माइनस Cl माइनस Br माइनस SN1 रिएक्शन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? Cl माइनस का। तो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? Cl माइनस। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस। तो ये होगा आपका I माइनस I माइनस Br माइनस एंड देन Cl माइनस। तो ये आपका आंसर होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर हम पूछे, चूंकि हम SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लिया जाता है। तो हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये आंसर होगा। अगर हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो आंसर ठीक रिवर्ट हो जाता, मगर रिवर्ट में Cl Br I ऐसा कहीं ऑप्शन दिया नहीं है। दिया है? शायद दिया है Cl Br I भी दिया है। तो पोलर प्रोटिक के लिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। लिखा भी है, आंसर ए हमारा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए हमारा आंसर ए होगा। क्लियर? आगे देखो, ये एक रिकैप है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसका पूरा नाम है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका पूरा नाम है। 2 स्टेप में ये होती है। 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एल्किल हैलाइड जनरली वो देते हैं जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन देखने के लिए मिलता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए फेवरेबल होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल हम वीक और मॉडरेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो यहाँ पर साइड रिएक्शंस होने की संभावना रहती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। बच्चों ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों डिस्कवर हुई, कैसे डिस्कवर हुई, उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री टाइप की है। कि शुरुआत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, जिसमें जोड़ों का दर्द, गले में कुछ समस्याएं क्रिएट होती थी, बहुत असहनीय दर्द होता था। तो इस वायरल इन्फेक्शन के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको सभी लोगों को पता होगा पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद हमने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया गया। मगर समस्या ये देखी गई कि जो हमने आपकी पेनिसिलिन बनाई, या कहें तो एंटीबायोटिक बनाई, तो जो एंटीबायोटिक बनी उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। और वो एंटीबायोटिक हमारे लिए एक तरह से कह लो कि हम पर असर कम करती थी। उस असर को, या एंटीबैक्टीरियल जो आपका मेडिसिन थी, उसे और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने SN2 मैकेनिज्म की हेल्प ली। और इस तरह से SN2 मैकेनिज्म जो है वो डिस्कवर हुई। ये सब लिखा हुआ है, आप हल्का सा पढ़ लेना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर हिस्टोरिकल इस चीज़ की ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये
हेलो एल्केन्स है, इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया और ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर देखने वाली बात है, ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड था और ये SN1 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो SN1 रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि जो SN2 रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप में होती है। ध्यान रखना, सिंगल स्टेप में होती है। इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें बनती है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से समझना, इसमें बनती है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए हमारा जो एल्किल ग्रुप है, ठीक है, उसको होना चाहिए लाइटर, मतलब हल्का एल्किल ग्रुप होना चाहिए। जितना बिगर बड़ा ग्रुप होता जाएगा वो उतना ही अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा और SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो SN2 रिएक्शन के लिए हमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेना चाहिए, फिर ज़रूरत पड़ी तो सेकेंडरी और टर्सरी अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये SN2 रिएक्शन को बहुत ही धीमी गति से देता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि ये जो SN2 रिएक्शन है इसका नाम होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसमें कोई भी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, या कहें तो कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें जब भी बनेगा तो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल तब रहती है जब ये हल्के ग्रुप से अटैच हो। मतलब जो कार्बोकैटायन, जो भी हमारा कार्बन है जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, उससे लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो हल्के हल्के लाइटर ग्रुप्स होने चाहिए, तो वो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। अदरवाइज उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी और SN2 रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे एसीटोन है, DMSO है, DMF है, ईथर है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हैलाइड आयन नहीं बनता है, उसको सॉल्वेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर बताए हैं। अब बाकी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, एक तरफ से देखो, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि जब हम इसका रेट ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। मतलब दो दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम देखेंगे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आती है, मतलब इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो लगभग मैंने सारी बातें बता दी हैं, फटाफट देखते चलो। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन में क्या लिखा है, SN2 रिएक्शंस occur only in one step through a transition state when the nucleophile OH minus, in this case में यहाँ पे OH minus का अटैक हो रहा है, approaches the central carbon atom, the leaving group that is halide ion start leaving. So the pentavalent transition state with trigonal bipyramidal geometry is formed in which both the nucleophile and the leaving group are opposite to each other. So SN2 reactions proceed with complete stereochemical inversion. The SN2 reactions of methyl chloride is shown below, where the leaving groups is chloride and the nucleophile in the hydroxide ion. देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है जो मेथिल क्लोराइड है, इस पर OH माइनस का अटैक हो रहा है। ये अटैक बैक साइड से होगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ये Cl हटता, कार्बोकैटायन बनता, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती, तब बोथ साइड अटैक होता है। यहाँ ऑलरेडी Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से ही अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा साइमल्टेनियसली Cl ग्रुप निकलेगा और एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हों ऐसा लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद Cl ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, OH बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा, और इस तरह से हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। और ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म है जो कि आपको समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। ठीक है, यहाँ देखो ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो
इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें OH माइनस कार्बन के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स पर अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, बनाता है ये 4 ही बॉन्ड है। ये जो 5वां बॉन्ड है एक्चुअली ये पूरा बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ये आधा बॉन्ड है, ये आधा बॉन्ड है। इस तरह पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसे, और इस तरह से बनता है। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक है कंसर्टेड रिएक्शंस। कंसर्टेड रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिसमें अटैकिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप एक ही स्टेप में रिएक्शन हो, मतलब अटैक भी एक साथ हो और जो लीविंग ग्रुप है वो भी एक साथ हो, मतलब दोनों स्टेप एक साथ होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो जो SN2 रिएक्शन है वो एक तरह की कैसी रिएक्शन है, कंसर्टेड रिएक्शन है। देखो लिखा हुआ है अ कंसर्टेड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट टू द सबस्ट्रेट एंड द डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली। मतलब अटैक और डिपार्चर दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। सिंस SN2 रिएक्शंस अकर इन सिंगल स्टेप इट इज अ कंसर्टेड रिएक्शन, इसलिए ये कंसर्टेड रिएक्शन है SN2 रिएक्शंस में। इसमें अटैक और डिपार्चर दोनों एक साथ हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है थोड़े समय के लिए। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म, तो क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 डिपेंड्स ऑन concentration of both the molecules involved, that is alkyl halide and nucleophile. Therefore SN2 बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, यहाँ देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के भी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है, जिसको हम ग्राफिकली देख सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट कर दें तो एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर रेट ऑफ रिएक्शन बदल जा रही है, और अगले ही पार्ट में अगर हम एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दें तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर रेट ऑफ रिएक्शन बदल जा रही है। दोनों ही सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बदल रही है, फिर चाहे न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बदलो, फिर चाहे एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बदलो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। सो इट इज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखा है कंसिडरिंग रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1। बाकी सारी चीज़ें ये वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ग्राफ में समझाई है। मैंने पिछला ग्राफ काफ़ी डिटेल में समझाया था, उस हिसाब से आप देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रॉपर एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन को फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो इन सब के बारे में आपको पता है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री तो सबसे स्लोएस्ट SN2 रिएक्शन को देता है। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करता है, कार्बोकैटायन बनने नहीं देता है, ट्रांजिशन स्टेट फटाफट बनाता है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट होना चाहिए, और लीविंग ग्रुप होना चाहिए बेहतर लीविंग ग्रुप अगर होगा तो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बनने में हेल्प मिलेगी। ये 4 सिचुएशन हमारी होती हैं, इन 4 बातों पर हमारी SN2 रिएक्शन डिपेंड करती है। आइए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। देखो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में आपको पता है, अगर हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जिसमें 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तब हम उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी। अगर हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जिसमें केवल एक हाइड्रोजन है, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और अगर हमारा कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है हैलोजन जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड से आपने देखा 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें हिंड्रेंस कम होगा। यहाँ पर R 2 बार लगा हुआ है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन SN2 रिएक्शन की बात करें तो कौन देगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। खैर फिलहाल यहाँ पर हमने बताया है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स क्या है। लिखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स
प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम sp3 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 और x क्या है, हैलोजन। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक। और अगर हम टर्सरी की बात करें तो कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 0। इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कर रहा है प्राइमरी से, तो आप बताओ H H H लगे हुए हैं, तो इसको रिपल्शन कम फेस करना पड़ेगा। अगर हमने 2 H लगाए हैं, एक मैथिल ग्रुप लगा दिया है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसको मैथिल ग्रुप से क्या करना पड़ेगा, रिपल्शन, या कहें तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा ये मिथाइल ग्रुप। अगर हम 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, और 3 मिथाइल ग्रुप लगा दें तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो अटैक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या बहुत स्लो अटैक हो जाएगा। जब अटैक ही नहीं होगा तो एक्स क्यों हटेगा, जब हटेगा नहीं तो इसकी जो रिएक्शन की स्पीड है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वही बात लिखी हुई है, देखो लिखा है न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग मिथाइल हैलाइड डज नॉट एक्सपीरियंस स्टेरिक रिपल्शन। यहाँ न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उसको स्टेरिक रिपल्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि H छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। लिखा है न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग टू 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एक्सपीरियंसेस स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू हिंड्रेंस। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप के होने की वजह से यहाँ पर हिंड्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग द सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एक्सपीरियंसेस मोर स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू हिंड्रेंस। जब ये सेकेंडरी पर अटैक करता है तो रिपल्शन थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। और द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचिंग द टर्सरी एल्किल हैलाइड experiences the maximum steric hindrance and it is difficult to attack on the electrophilic carbon center। और जब न्यूक्लियोफाइल टर्सरी पर अटैक करता है तो बहुत ज़्यादा इसको स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ता है, इवन ये इस कार्बन पर अटैक करना इससे पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन अगर कहीं होती है तो SN1 में होती है प्राइमरी की, फिर SN2 रिएक्शन में पहले नंबर पर फास्टर रिएक्शन कौन शो करते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है, इस चीज़ को और समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, ये हटेगा तो मेथिल कार्बोकैटायन, इसको हम सुपर प्राइमरी भी कह सकते हैं। देखो जब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है जिसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। अब यहाँ जो कार्बन है उस पर तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक्चुअली ये भी प्राइमरी है, मगर इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। तो मेथिल ब्रोमाइड में सुपर प्राइमरी है, जब इसका SN2 रिएक्शन कराएंगे तो 1200 अगर रिएक्शन का रेट रहता है तो एक मेथिल ग्रुप आने से रेट कितना हो जाता है, सीधा 40। और अगर 2 ग्रुप हमने लगा दिए, 2 मेथिल ग्रुप लगा दिए तो रेट हो गया 1, और 3 मेथिल ग्रुप लगा दिए तो रेट ऑलमोस्ट 0 हो गया, या रिएक्शन हुई नहीं है, टू स्लो टू मेजर। इसको इतनी स्लो होती है कि हम इसको नाप नहीं सकते। तो आप खुद से देख रहे हो कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले नंबर पर मेथिल ब्रोमाइड, उसके बाद होना चाहिए 1 डिग्री, उसके बाद होना चाहिए 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में होना चाहिए 3 डिग्री। ये एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में तो पता चली गया, सबसे फास्टर 1 डिग्री, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स SN2 रिएक्शन, इट अटैक्स रेडिली ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। हियर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स अटैक्स रेडिली एट द कार्बन, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, SN1 में क्या था, वीक और मॉडरेट था, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स में KSH है, KCN है, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने से क्या होता है, कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और SN2 रिएक्शंस जो है वो आसानी से होने लगती है। अब देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमारा पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, लिखा है अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, एग्जांपल्स हैं DMSO, एसीटोन,
ठीक है। अ पुअर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इज अनेबल टू सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल्स। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेशन में नहीं आ पाता है, और जब सॉल्वेशन उसका नहीं होगा तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो मेंटेन रहती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ही रहता है, और इस वजह से ये SN2 रिएक्शन को दिखा पाता है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इज अनेबल टू सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल, हेंस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट डिक्रीज इन सच अ सॉल्वेंट। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं करती है और वो SN2 रिएक्शन को शो करती है। देयर इज रिपल्शन बिटवीन मिथाइल of DMSO and the nucleophile, so the nucleophile remains unsolvated। क्या समझ में आ गया होगा आपको ये चीज? अब देखते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुप तो बेटर ही होना चाहिए, बेटर लीविंग ग्रुप होगा तो जल्दी से हटेगा, और हटेगा तभी तो नया ग्रुप जुड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लिखा है द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। A good leaving group increases the rate of SN2 reaction। Examples में लिखा हुआ है, here the bond breaking CCl bond and the bond formation COH occurs in single step, so a good leaving group favors the SN2 reaction। A good leaving group must have weak CX bond। ये C और X का जो बॉन्ड है ये जितना वीक होगा उतना जल्दी टूटेगा और उतना बेटर ये लीविंग ग्रुप होगा। और पुअर बेस आर गुड लीविंग ग्रुप, ये सब आपको पिछले SN1 में भी सिखाया था। ठीक है। अब लीविंग ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, आपको पता है। यहाँ देखो RF, RCl, RBr, RI, या हम बात करें F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, F का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए F टूटता नहीं है। तो सबसे पुअर लीविंग ग्रुप कौन सा है? F माइनस। और बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है? I माइनस। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किसको करना चाहिए? RI को। और सबसे कम यूज़ किसको करना चाहिए? RF को SN2 रिएक्शन के लिए। मगर जो I माइनस है, ठीक है, ये किससे मिलता है? HI से। और HI होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए HI को हम यूज़ करते नहीं है। और HF होता है वेरी वीक एसिड, इसलिए इसका भी यूज़ नहीं करते। जनरली हम HCl और HBr का इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शंस को शो कराने के लिए। खैर देखते हैं सारी चीज़ें। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लेट्स कंपेयर द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हैलाइड्स आयन इन SN2 रिएक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉलर साइज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, सो CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, thus the rate of reaction is lowest। CI is the weakest bond and the extent of overlapping is minimum due to the larger size of iodine, so the rate of reaction is highest। तो आप बताओ सबसे स्लो रिएक्शन किसकी है? CF की। और सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी है? CI की। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन है? F। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? I। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कौन सा लेना चाहिए? सबसे पहले RI और सबसे लास्ट में RF। RI क्या है? हाईली रिएक्टिव, डिफिकल्ट टू स्टोर, इसको स्टोर करना मुश्किल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। RF क्या होता है? CF बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि ये ब्रेक नहीं होता है। इसलिए SN2 रिएक्शन में ना हम RI का यूज़ करते हैं ना हम RF का यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं RBr और उसके बाद RCl, प्रेफर्ड चॉइस फॉर SN2 रिएक्शन। क्लियर? तो ये SN2 रिएक्शंस के बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक दो SN2 रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम आयोडीन को हटाते हैं तो ये रिएक्शन 30,000 गुना रहती है। अगर हम Br को हटाते हैं तो 10,000 गुना रिएक्शन रहती है। Cl को हटाने पर 200 गुना रिएक्शन हो जाती है और F को हटाने पर सिंगल टाइम्स ये रिएक्शन होती हुई दिखती है। तो आप रिएक्टिविटी को देख सकते हो कि आयोडीन के हटने के बाद OH आएगा तो ये रिएक्शन सबसे फास्ट है, ये स्लो है, ये और स्लो है, और ये सबसे स्लो रिएक्शन है। तो आप लीविंग ग्रुप एबिलिटी को यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ अटैक बैक साइड से होता है, तो यहाँ पर रिटेंशन नहीं मिलेगा देखने के लिए, यहाँ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है इन एन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल एंटर्स एज द हैलाइड इज लीविंग
consequently the nucleophiles attack from the rear or back side to avoid the path of leaving group. The SN2 reaction of an optically active halide is accompanied by inversion in configuration. तो देखा आपने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप हटेगा, बीच में थोड़े समय के लिए हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी और फाइनली हमें इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ SN2 रिएक्शन की इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और SN2 रिएक्शन कौन देता है उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। तो यहाँ देखो ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है और ये सेकेंडरी है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन SN2 कौन देगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। एक क्वेश्चन और है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ KSH इन एसीटोन। KSH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये जो कंडीशन है वो SN2 की कंडीशन है और SN2 की जब कंडीशन रहती है तो उसमें सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी, उसके बाद कौन देता है? सेकेंडरी, और उसके बाद कौन देता है? टर्सरी। तो पहले आएगा 1, देन 3, लास्ट में 2। तो 1, 3, 2 ये आपका आंसर होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? 1, फिर 3, फिर 2, ये हमारा आंसर होगा। SN2 रिएक्शन का क्रम आपसे पूछा था, बट थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में KSH इन एसीटोन के फॉर्म में पूछा था, तो हमें लगता है ये चीज़ भी आपको आ जाएगी। तो बच्चों इतनी चीज़ आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।